हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का बायोलॉजी का 5वां चैप्टर खाद्य संसाधन पौधे का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, अनाजों के उत्पादन बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। तो इसका उत्तर लिखना है, हमारे देश की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि उत्पादन जमीन नहीं बढ़ रही, वह सीमित है। अतः सभी को भोजन की आवश्यकता को पूरा करने तथा भूखमरी से बचाने के लिए अनाजों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत में मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, भारत में मौसम के आधार पर 3 प्रकार के फसल हैं। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल और तीसरा ग्रीष्म फसल। चलिए आगे खरीफ फसल में लिखना है, इस फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इसे जून जुलाई में उगाया जाता है तथा कटनी अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, जैसे धान, ज्वार, बाजरा इत्यादि। चलिए रबी फसल में लिखना है, ये फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है। इसकी बुआई अक्टूबर माह में तथा कटनी मार्च में होती है। उदाहरण मसूर, चना, गेहूं इत्यादि। चलिए ग्रीष्म फसल में लिखना है, दलहन की फसल उड़द, मूंग, इसकी बुआई मार्च से जून के बीच गर्मी के महीने में की जाती है। उदाहरण उड़द, मूंग इत्यादि। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, समुन्नत किस्मों के एक मुख्य गुण एवं एक मुख्य दोष को लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, समुन्नत किस्म के फसल के गुण लिखकर डैश देना है। लिखना है, समुन्नत किस्मों से पारंपरिक किस्मों की अपेक्षा बहुत अधिक पैदावार मिलती है, इसलिए इन किस्मों को उच्च उपज वाली किस्में या समुन्नत प्रजातियां कहते हैं। समुन्नत किस्म के फसल के दोष लिखना है, समुन्नत किस्मों से देसी किस्मों की अपेक्षा कम चारा उपलब्ध होता है, क्योंकि ये छोटे आकार के होते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, संकरण के लिए किस प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखना है, समुन्नत किस्म के फसलों की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे उच्च उत्पादन की गुणवत्ता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि का चयन किया जाता है। इन गुणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, बृहद पोषक क्या है और इन्हें बृहद पोषक क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, पौधों को मृदा से प्राप्त होने वाले ऐसे पोषक तत्व जिसकी पौधों की आवश्यकता अधिक से अधिक पड़ती है उसे बृहद पोषक कहते हैं। इसे बृहद पोषक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधों को इसकी आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है। उदाहरण नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, पौधे अपना पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, पौधे अपना पोषक हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त करते हैं। पौधों को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता है। इनमें से कार्बन तथा ऑक्सीजन की प्राप्ति हवा से, हाइड्रोजन की प्राप्ति पानी से तथा अन्य 13 पोषक तत्वों की आपूर्ति मृदा से होती है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक का उपयोग प्राकृतिक उर्वरक की तुलना में आसान क्यों है। तो इसका उत्तर लिखना है, जिन फसलों में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस आदि की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, धान, इनमें प्राकृतिक उर्वरक लाभप्रद नहीं होता क्योंकि इनमें पोषक तत्व अल्प मात्रा में होते हैं। अतः रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना पड़ता है। प्राकृतिक उर्वरक का परिवहन, भंडारण में कठिनाई होती है, जबकि रासायनिक उर्वरक में आसानी होती है। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, कार्बनिक खेती में क्या होता है। तो इसका उत्तर लिखना है, खेती की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं कर कार्बनिक पदार्थों का उपयोग हो, कार्बनिक खेती कहलाती है। इस प्रकार की खेती में पेड़ पौधे के अपशिष्ट, जानवरों के मलमूत्र, कृषि अपशिष्ट आदि कार्बनिक पदार्थों के
अपघटन द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, फसलों के लिए सिंचाई का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर लिखना है, सिंचाई कृषि का वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न स्रोतों से समय समय पर खेतों में लगे फसलों के जल की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं ताकि फसल सूखने ना पाए और पैदावार भरपूर हो। अच्छी फसल और भरपूर पैदावार के लिए उचित और सामयिक सिंचाई परम आवश्यक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, नदी जल उठाव प्रणाली में क्या होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, उन क्षेत्रों में जहां नहर में जल का प्रवाह पर्याप्त नहीं होता, जल उठाव प्रणाली का अपनाया जाना विवेकपूर्ण है। जिन खेतों के आसपास नदियां होती है वहां से सीधे जल को खींचकर सिंचाई किया जाना नदी जल उठाव प्रणाली कहलाता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, मिश्रित फसल उत्पादन एवं अंतर फसल उत्पादन में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर लिखना है, वैसी कृषि पद्धति जिसमें एक से ज़्यादा फसलों का उत्पादन साथ साथ किया जाता है उसे मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं। अंतरा फसल उत्पादन लिखना है, इस प्रकार की कृषि पद्धति में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में उगाया जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, फसल चक्रण के लिए दलहन पौधों का चुनाव क्यों होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, फसल चक्रण में दलहन पौधे का चुनाव होता है क्योंकि इस प्रक्रिया द्वारा मृदा में पोषकों की आपूर्ति काफ़ी हद तक हो जाती है। इसका मुख्य कारण दलहन पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु की गांठों का होना है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्थिर कर उन्हें मृदा में प्रतिस्थापित कर देते हैं, जो फसल के लिए अनिवार्य पोषक हैं। इसलिए फसल चक्रण में दलहन पौधों का चुनाव होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, फसल सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर लिखना है, फसल पौधों की खेतों में खरपतवार, कीटों, जीवाणु, कवक आदि द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से हानि होती है। समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीड़क या पेस्ट कहते हैं। अतः फसल पौधों को विभिन्न तरीकों से पीड़कों एवं अन्य हानिकारक जीवों से मुक्त रखने की प्रक्रिया को फसल सुरक्षा कहते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, खेतों में खरपतवारों को फसलों से मुक्त करना क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर लिखना है, खरपतवार फसलों को उपलब्ध पोषक, जल, प्रकाश, स्थान आदि के अधिकांश भाग को ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण फसल की वृद्धि पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पैदावार भी अपेक्षाकृत काफ़ी घट जाती है। अतः अच्छी उपज के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों से निकाल देना चाहिए। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, पीड़कनाशी क्या है? खेतों में इसका उपयोग क्यों होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, आधुनिक कृषि में फसलों की रोगों से सुरक्षा के लिए सबसे कारगर उपाय विशेष रसायनों का खेतों में छिड़का जाना है। इन विशेष रसायनों को पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड्स कहते हैं। पीड़कनाशी का इसलिए करते हैं क्योंकि खेतों में फसल को हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव, इनमें वायरस, जीवाणु, कवक शामिल होते हैं। इनको नष्ट करना ताकि ये फसल को हानि न पहुंचाए और फसल को रोग मुक्त करना जिससे अच्छी पैदावार हो, इसलिए पीड़कनाशी का उपयोग करते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, नमी और तापमान खदानों को प्रभावित कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, नमी लिखकर डैश देना है, लिखना है खदानों में नमी की मात्रा अधिक से अधिक 14% होनी चाहिए। परिपक्व खदानों में 16 से 18% तक नमी रहती है, जिसे भंडारण के पहले सुखाकर 14% से कम करना जरूरी है। अगर खदानों में नमी अधिक रह गई तो सूक्ष्म जीवों, कवकों आदि की वृद्धि और क्रियाशीलता की गति बढ़ जाती है, जो हानिकारक है। इससे अनाजों के वजन तथा अंकुरण क्षमता में कमी आती है, उत्पाद की कीमत एवं गुणवत्ता का ह्रास होता है।
चलिए तापमान में लिखना है, खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण अपेक्षाकृत कम तापमान पर होना चाहिए, अन्यथा सूक्ष्मजीव एवं कीटों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता बढ़ जाती है। फलस्वरूप खाद्यान्न अपनी गुणवत्ता खो देते हैं और मानव के उपयोग के योग्य नहीं रह पाते हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।